The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये 14वें अमेंडमेंट का तीसरा पार्ट है और जिसमें आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स की कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि 14वें अमेंडमेंट में काफ़ी सारे रूल्स को चेंज किया गया और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट पॉइंट नंबर 2 नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 का जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि कौन से रूल में चेंज किया। रूल 8 का सब रूल 4A में क्या अमेंड किया उन्होंने। 4A में क्या है कि 4A में पहले अभी तक हम जो देखते रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसीजर था कि REG 1 को आपको फाइल करना है। उसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो आप अपनी जिस भी चाहे वो प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर का पैन नंबर, फर्म है तो फर्म का पैन नंबर, कंपनी है तो कंपनी के पैन नंबर बेस पे आप एक TRN जनरेट करते थे और TRN के बाद जब वो TRN कंप्लीट हो जाता था उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंटेशन मीन्स उसमें क्या होता था कि आपकी जो भी फर्म है उस फर्म का रजिस्ट्रेशन है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद उसके पार्टनर्स, उसके प्रोपराइटर्स, उसके डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स, इसके बाद प्रमोटर्स के बारे में डिटेल, इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी के बारे में डिटेल्स, फिर जहाँ पे भी वो कंपनी है उस कंपनी का रेजिडेंट एड्रेस मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस, उसको देखते हुए उसकी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, इनवॉइस की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, NOCs वगैरह आप अपलोड करते थे। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल प्लेस है तो वो आप अपना अपडेट कर देते थे और इसको कंप्लीट करते हुए जो भी सर्विसेज और HS गुड्स अगर आपको चूज करने होते थे वो आप ऐड करते थे और आप अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देते थे। उसके बाद EVC से या तो वेरीफाई करते थे या DSC से करते थे, जैसा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 1 जनवरी 2021 से हर व्यापारी को जो रजिस्टर्ड होना चाहता है उसको अपनी जो वेरिफिकेशन करानी होगी। वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है? पहला ऑप्शन है कि आप अपने आधार बेस्ड OTP से, अगर आपका आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड बेस्ड OTP से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ सेंटर्स जो फैसिलिटी सेंटर बनाए होंगे, जो भी नोटिफाइड होंगे CBIC और कमिश्नर के द्वारा, वहां पर भी जाके आप अपना फोटो और KYC आधार KYC से आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो ये जो बेसिक मैंने आपको बताया कि जो भी नोटिफाइड सेंटर्स हैं वहां से आप करा सकते हैं या आधार OTP करा, मीन्स वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गई। मीन्स ये पर्सन इज नॉट द फेक पर्सन, ही इज द जेन्युइन पर्सन, इसकी एक वेरिफिकेशन सिस्टम पे ऑप्ट की गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, पॉइंट नंबर 3 और रूल 9। रूल 9 क्या कहता था? रूल 9 में बहुत छोटी सी बात थी। रूल 9 क्या कहता था कि पहले जो रजिस्ट्रेशन था वो 3 दिन में होता था, 3 वर्किंग डेज। अब इन्होंने फिर से उसको भी थोड़ा सा चेंज किया, अब उसको 7 डेज से रिप्लेस कर दिया। मींस अब कोई भी रजिस्ट्रेशन लेंगे उसमें 7 वर्किंग डेज आपको लग सकते हैं, जो पहले 3 दिन हुआ करते थे। लेकिन ये 7 दिन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ये 7 दिन उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो रूल 8 के सब रूल 4A को लाई करता होगा। मींस जिसने अपनी आधार KYC को कराया होगा। अगर सपोज करके चलिए कि उस व्यक्ति ने अपनी आधार KYC को ऑप्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो इसमें सब रूल 2 में उन्होंने क्या चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में उसकी वेरिफिकेशन होगी। अधिकारी उसको और उसके प्लेस को पहले वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही उसको नंबर दिया जाएगा। इसका जो पीरियड होगा वो 30 डेज होगा। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि वो व्यापारी का वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज नहीं किया तो 30 दिन के बाद वो अधिकारी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। मीन 30 दिन में या तो उस व्यापारी का रजिस्ट्रेशन को वो वेरीफाई करने जाएगा और अगर नहीं जाता है तो वो डीम्डली 30 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और रूल के
रूल 9 में एक और इंसर्ट किया गया, सब रूल 5, वो क्या किया गया 5वें पॉइंट में तब क्या है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो अगर अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो 7 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर व्यापारी ने अपना आधार वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है तो उस केस में 30 डेज में उसको ऑप्शन नहीं, अगर वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मान लिया जाएगा और उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट किया उस दिन से 7 डेज व्हेन द ऑप्ट eKYC, व्हेन द ऑप्ट आधार ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, इफ ही डिडंट approve that he did opt the Aadhaar authentication, then it is the 30 days. Means 30 डेज में व्यापारी को अगर कोई भी ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है तो उसका डीम्ड अप्रूव मानी जाएगी एप्लीकेशन। 7 डेज में अगर कुछ नहीं लेता है तो 7 डेज में उसकी डीम्ड अप्रूव मानी जाएगी एप्लीकेशन। तो ये हमारा रूल 9 था। देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरे बाप रे, रजिस्ट्रेशन में इतने सारे चेंज कर दिया भाई, तो आगे क्या क्या होगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन में ही इन्होंने 5 अमेंडमेंट किए हैं, अभी तो हम 2 अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर पाए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले 3 के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वो रूल 21, रूल 21A और रूल 22 हैं, जहाँ पे कि बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ पे जो है सस्पेंडिंग, जहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन सस्पेंड करने के लिए सबसे पहला 21 है, जहाँ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए बात होती है, और दूसरा है 21A और तीसरा है 22। रूल 22 कैंसिलेशन पे आता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और मुझे लगता है कि आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे और आप बोर हो रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी कुछ अगर हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस को पढ़ना है, कोई भी HSN कोड सर्च करना है, कोई भी SEC कोड सर्च करना है, रूल में कोई एक्ट में कहीं भी अमेंडमेंट हुआ है, कोई नोटिफिकेशन सर्च करना है, ऑर्डर सर्कुलर कुछ भी सर्च करना है, तो हमारी वेबसाइट www.gstk.in पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। और GST प्रो नेटवर्क और GST किट का एक ही मेन मोटो, वी वांट टू अपडेट योरसेल्फ, वी वांट टू अपडेट यू।